न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के इस लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि एक होता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय संतुलन में है। तो बोले कि सिस्टम अगर संतुलन में है तो बताइए कि वेट क्या है इसका मास कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, इसी तरह का सवाल रहेगा। कोई भी सिस्टम के बारे में दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या उसमें जरूरी है, उसी में से कुछ पूछेगा। तो पहले समझिए कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब उस सिस्टम पर लगने वाला कुल फोर्स का मान जीरो। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब उस पर लगने वाला कुल फोर्स का मान जीरो। तब उस सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। और फोर्स चूंकि वेक्टर है इसलिए इसके तीन कंपोनेंट भी होंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप इक्वल टू जीरो। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो तब आएगा जब उसका एक्स कंपोनेंट अलग जीरो हो, वाई कंपोनेंट अलग जीरो हो और जेड कंपोनेंट अलग जीरो। कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि उसका नेट एक्स कंपोनेंट, नेट वाई कंपोनेंट और नेट जेड कंपोनेंट का मान जीरो आएगा। तब तो जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो आएगा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, एफ जेड के स्क्वायर का रूट। एको अगर कोई संख्या रह गया तो फिर रिजल्ट जीरो आएगा नहीं। और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बात जरूरी है कि नेट फोर्स का मान जीरो होना चाहिए। इसका मतलब बॉडी पर एस की तरफ कुल फोर्स का मान जीरो होना चाहिए। मैंने एक्स एक्सिस पर लगने वाला कुल फोर्स जितना आई उतना माइनस आई, नेट जीरो। जितना जे उतना ही माइनस जे, नेट जीरो। जितना के उतना ही माइनस के, नेट जीरो। अगर ऐसा है तो कहा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, संतुलन में। कहने का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब समझ जाइए कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स की तरफ लगने वाला कुल फोर्स का मान बराबर है। इधर वाला मैग्नीट्यूड बराबर है। पॉजिटिव बाई और नेगेटिव बाई की तरफ लगने वाला कुल फोर्स का मान का मैग्नीट्यूड बराबर है। पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ लगने वाला कुल फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है। तब आपस में दोनों कैंसिल आउट होंगे। आई के तरफ वाला माइनस आई से, जे के तरफ वाला माइनस जे की तरफ से, के तरफ वाला माइनस के की तरफ से, कुल नेट का मान जीरो आएगा। मतलब अगर कोई बड़ी सिस्टम ही मान ली इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इधर लग रहा है अगर 10 न्यूटन तो इधर भी लगना चाहिए 10 न्यूटन। इधर लग रहा है 20 न्यूटन तो इधर भी लगे इस पर 20 न्यूटन। अगर बाहर की ओर लग रहा है 30 न्यूटन तो अंदर भी लगे 30 न्यूटन। नेट फोर्स का मान जीरो। तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, संतुलन में। तो ये सब सवाल रहेगा। मान लीजिए सवाल में लिखा हुआ है कि इधर 10 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन। अब बताओ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, एफ का मान बताओ। तो सिंपल सवाल समझ लें कि इधर 10 तो बैलेंस ये है कि 20 का बैलेंस कौन करेगा, 20। ऐसा ही सवाल है। ये तो थोड़ा आसान हुआ क्योंकि एक्सिस पर है। इसे आई माइनस आई, जे माइनस जे। सवाल ऐसे भी रह सकते हैं कि मान लिया ऐसे है बॉडी, इस पर लग रहा है इधर, इस पर लग रहा है इधर, इस पर लग रहा है इधर। ई वाला मान लिया जाए 10 न्यूटन, ई वाला 10 न्यूटन। तो बताओ ये कितना होना चाहिए ताकि सिस्टम रेस्ट में रहे। और ये सब बात दिया हुआ रहेगा कि एंगल है 30 डिग्री, ये भी एंगल है 30 डिग्री। कुछ नहीं रह सकता कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। बताओ कितना एफ का मान होना चाहिए ताकि सिस्टम रेस्ट में रहे। तो कर लेंगे, 10 को तोड़ लेंगे। इधर बोले 10 cos 30, इधर 10 sin 30। इस 10 को तोड़ेंगे, इधर 10 cos 30, इधर 10 sin 30। तो ये तो बैलेंस ये है, दोनों में बराबर आ ही गया। इसका मतलब इधर भी बराबर होना चाहिए। इधर 10 sin 30 और 10 sin 30, 2 को 10 sin 30, इस का मान 2 को 10 sin 30। sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर 10। इसका मतलब नीचे फोर्स 10 लगना चाहिए तो सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा।
एम करी में एक सवाल था कि अगर ये सिस्टम रेस्ट में है, ये दीवार है, ये दीवार है, अगर इस सिस्टम रेस्ट में है तो बताओ, या फिर प्रूफ करो, प्रूफ करना था कि tan थीटा बराबर 1 प्लस 2m2 बाई m। प्रूफ कीजिए कि tan थीटा बराबर 1 प्लस 2m2 बाई m1 होगा। आइकॉन लिखा हुआ था 45 तो प्रूफ कीजिए कि tan थीटा बराबर होगा 1 प्लस 2m2 बाई m1 अगर सिस्टम रेस्ट में है तो। देखिए कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा m1g, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, मतलब t बराबर m1g, रेस्ट में है तो। इस रस्सी में टेंशन t1, इस रस्सी में टेंशन t2, यहाँ से भी t2, यहाँ से भी t। अभी t1 को तोड़ेंगे, t1 cos 45 और t1 sin 45। इस t2 को तोड़ेंगे तो इधर t2 cos 45, इधर t2 sin 45। ये दोनों बराबर होगा इस बार, बैलेंस। तो t1 sin 45, t2 sin 45 बराबर होगा, मतलब t1 बराबर t2। इधर ही बैलेंस होना चाहिए। तो t1 cos 45 और t2 cos 45 बराबर t। t1 cos 45 प्लस t2 cos 45 बराबर t, और t1 बराबर t2 है तो t1 को ही t2 मान लो। तो t2 cos 45, t2 cos 45, 2 गो t2 cos 45 बराबर t। तो cos 45 1/√2, 1/√2, √2 से कटेगा 2 तो √2 t2 बराबर t। √2 t2 बराबर t और t बराबर m1। मतलब √2 t2 बराबर t और t बराबर m1। यहाँ से cos 45 का मान पुट कर दिया 1/√2 तो घटेगा √2 बार का, √2 t2 बराबर t और t बराबर m1। तो t2 और m1 तक पहुँच गए हम लोग। हमको पहुँचना है थीटा m2 और m1 तक, यहाँ चलना है थीटा की तरफ। चलिए हम यहाँ आइए, t2 तो t2, यहाँ ये नीचे m2g, इधर टेंशन मान लो कि t3, तो na t3 cos थीटा na t3 sin थीटा, और इस t2 है, t2 कटेगा। इस तरफ t2 cos 45 तो ये 45, तो ये t2 cos 45, t2 sin 45। तो t2 sin 45 बराबर t3 cos थीटा, t3 cos थीटा बराबर t2 sin 45, और t3 sin थीटा बराबर t2 cos 45 प्लस m2g। हमको लाना है चूंकि tan थीटा, इसे दोनों में भागा दे देंगे तो आ जाएगा tan थीटा बराबर t2 cos 45 में t2 sin 45 से भागा पड़ेगा तो 1 प्लस m2g बटा t2 sin 45, t2 sin 45 मतलब t2 गुना 1/√2। तो tan थीटा बराबर आएगा 1 प्लस m2g बटा t2 का मान आएगा, t2 का मान जो आएगा यहाँ से निकालें तो m1g/√2, t2 बराबर m1g/√2
तो यहाँ देंगे m1g बाई रूट टू गुने रूट टू तो m1g बाई 2 हो जाएगा। I2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 + 2m2/। सवाल का मेन हिस्सा यही है कि I के तरफ I वाला कंपोनेंट बैलेंस कीजिए, J के तरफ J वाला बैलेंस कीजिए। अगर I और J पर वेक्टर नहीं है तो उसको तोड़िए, उसको लाइए एक्सिस पर, I और J पर कंपोनेंट में लाइए और सामने सामने बैलेंस करते चलिए फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, इधर लगने वाला फोर्स इधर से बैलेंस होगा, इधर लगने वाला फोर्स इधर से बैलेंस। ये इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ऐसा और सारे सवाल मिलते हैं बुक में, करना यही है। अगर कोना कोनी में कोई वेक्टर जा रहा होगा तो उसको तोड़ के लाओ एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव बैलेंस करो, बाय एक्सिस पॉजिटिव बाय एक्सिस नेगेटिव बैलेंस कीजिए। इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते गए। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। कुछ ऐसे 1-2 सवाल हैं और देख लीजिए मौखिक। मान लिया जाए कि एक बड्डी है 5 किलोग्राम का, एक रस्सी है और यहाँ एक बड्डी है 6 किलोग्राम, और ये अगला जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो स्वाभाविक है कि पिछला भी जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। अगला जा रहा है 10 से तो पिछला भी जाएगा 10 से। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से कोई खींच रहा है को 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए कि जो बी है कितना से आगे बढ़ रहा है। बी तो आ रहा है ग्राउंड पर, अगर कोई ए को यहाँ खींचेगा तो बी जरूर आगे यहाँ से बढ़ेगा। तो सवाल यही है कि अगर ए को 10 के स्पीड से खींचा जा रहा है तो बी कितना के स्पीड से इधर से आ रहा है। तो बात है कि बी एक समान चाल से नहीं आ रहा, बी एक चाल से नहीं आ रहा। आपको ये बताना पड़ेगा किस समय बताना है बी का चाल, यहाँ बताना है कि यहाँ बताना है कि यहाँ बताना है, कहाँ बताना है। तो हम बोले कि यहाँ बताइए, यहाँ बताइए कि बी का चाल क्या है। यहाँ बताइए कि बी का चाल क्या है। जबकि ये जो कोण है हम लोग का 53 डिग्री, जब ये एंगल 53 डिग्री पर, तब बताइए। शुरुआत में तो एंगल 53 डिग्री नहीं रहा होगा, शुरुआत में तो एंगल और कम रहा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एंगल का मान बढ़ता जाएगा। तो बताना है हमको इस समय कि जब ये 53 डिग्री है उस समय इसका वेलोसिटी का मान क्या है। अब इस समय इसका वेलोसिटी का मान क्या है, कैसे निकलेगा देखिए समझिएगा। अभी हम बताएं कि अगला चल रहा है 10 से तो पिछला भी चलेगा 10 से। अब अगला चल रहा है 10 से तो पिछला भी चल रहा है 10 से, इसका मतलब ही अगला जा रहा है 10 से, तभी यहाँ इधर जा रहा होगा 10 से रस्सी। अगर ये 10 से खिंचा रहा है रस्सी आगे, तो रस्सी का ही किनारा भी 10 से खिंचा रहा होगा। रस्सी का अगला छोर 10 से जा रहा है तो रस्सी का पिछला छोर भी 10 से जा रहा है। इस रस्सी का अगला छोर भी जा रहा है 10 से तो पिछला भी जाएगा 10 से। इसका मतलब ये 10 है, तो बताओ ये कितना है। यहाँ गड़बड़ बस इतना ही है कि बच्चा समझ बैठता है कि अगर ये 10 है, ये कोण 53, तो बोले 10 cos 53 मीटर के हिसाब से 10 cos 53, यही गलत है। 10 cos 53 नहीं, बल्कि भी cos 53 बराबर 10, ये आंसर। भी cos 53 डिग्री बराबर 10।
न कि 10 cos 53 बराबर भी। ये गलत। 10 cos 53 बराबर भी नहीं। बोले ऐसे कैसे पकड़ में आएगा कि 10 cos 53 बराबर भी सही कि भी cos 53 बराबर 10 सही है? तो b का जो मेन वेलोसिटी है, b का जो एक्चुअल वेलोसिटी वो कौन है? v की 10 बोलेंगे v है। b का जो मेन वेलोसिटी का डायरेक्शन वो कौन है? ये है ना v ना। तो मेन वेलोसिटी v हुआ, इसके इधर आने से रस्सी लूज हो रहा है। b के इधर आने से रस्सी लूज हो रहा है। b इतना के स्पीड से इधर आए, इधर रस्सी 10 के स्पीड से लूज होना चाहिए। इसका मेन वेलोसिटी हुआ v, इसलिए v cos 53 बराबर 10। b के इधर आने से 10 इधर लूज हो रहा है और 10 इधर लूज हो रहा है, जिसको 10 चलने का मौका मिल रहा है। तो v cos 53 बराबर क्या होगा? 10। सीधा सीधी समझना कि जो एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसका कंपोनेंट तोड़ा जाएगा। तो एक्चुअल डायरेक्शन है v, तो v cos 53 बराबर 10 लिखेंगे। तो v cos 53 का मान 3/5 बराबर 10, तो 50/3। ऐसा होगा आंसर। सवाल है ये, किस केस में अगर इसको कोई खींच रहा है 5 के स्पीड से, तो बताइए कि b कितना का स्पीड से आगे बढ़ेगा? अगर a खिंचा रहा है 5 के स्पीड से, तो ये b कितना स्पीड से आगे जाएगा? समझिए। e 53, तो ये भी 53। अब मेन वेलोसिटी कितना आई? 5। तो मेन वेलोसिटी 5 है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? बोले 5 cos 53। ए का जो एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन है ई वाला है, तो इधर है 5, आई कौन? 53, तो भी 53, तो 5 cos 53। cos 53 का मतलब 3/5 बराबर 3। इसका मतलब इधर स्पीड 3 है, मतलब रास्ते 3 के स्पीड से आ रहा है। इसका मतलब ये भी 3 के स्पीड से जा रहा है किनारा भी। अगर रस्सी का ही वाला किनारा 3 के स्पीड से इधर आ रहा है तो भी 3 से जा रहा हो। अब फिर वही बात पिछले क्वेश्चन जैसा कि भी cos 37 बराबर 3, cos 37 4/5, तो भी बराबर 15/3। ये आपका आंसर कि बी आ रहा है 15/4 मीटर पर सेकेंड से। मान लीजिए कि एक प्लेट है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है,
उस पर एक सिलेंडर ऐसे हैवी सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, नीचे स्मूथ है। जब इसको धक्का देगा, मान ले आ रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है कोई जब 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे, जब इसको दबाएगा तो कहाँ फेंकाएगा, इधर। जब इस पर दबाएगा ऐसे ऐसे दबाएगा ये, तो इधर फिसलेगा। नीचे स्मूथ है एकदम, पूरा स्मूथ चिकना एकदम। जैसे को इसको दबाएगा ऐसे, जब आएगा ऐसे तो फेंकाएगा पीछे। ये आ रहा है 10 के स्पीड से, तो बताओ कि ये कितना का स्पीड से पीछे जाएगा। ये आ रहा है 10 के स्पीड से, तो बताओ कितना का स्पीड से पीछे जाएगा। अगर कौन कितना हो, 37 डिग्री। ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ समझते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कांटेक्ट को समझिए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इंक्लाइन प्लेन, ये वाला ब्लॉक जो आ रहा है उधर से, तो इसका स्पीड कितना है, ये बोले 10। समझिएगा, ये स्पीड कितना है, 10। इसका स्पीड जो ऊपर से आ रहा है 10, और ये एंगल कितना है, बोले 37 डिग्री। तो ये अगर 37 है और ये कितना है 10, तो ये 37 से तो 53 होगा। अब इस 10 को हम लोग, और इधर हम कितना मान के रखे हैं, v। इस ब्लॉक का वेलोसिटी इधर v मान के रखा गया है, और इस ब्लॉक का वेलोसिटी नीचे कितना मान के रखे हम लोग, 10। तो अगर ये 10 है और ये कितना है v, तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये तो दिखा रहे हैं सिलेंडर का ही 10 है जो आ रहा है इधर से, 10 इधर बढ़ाया गया, आ रहा है यहाँ से 10 ऐसे दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा दें समझने में आसानी होगा। तो अगर 37 है तो भी कितना होगा, 37, और 37 तो ये 53। तो ये वेलोसिटी में निकालना है, जबकि इधर आ रहा है कितना से, 10, ये आ रहा है 10 से ही निकालना है, लेकिन दोनों का यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसी पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है कि पॉइंट इधर जा रहा है 10 से, v से, आई पॉइंट नीचे आ रहा है 10 से। ठीक, दोनों ही पॉइंट है जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इधर जा रहा है v से, इधर आ रहा है 10 से। तो अब देखिए कि 10 का 2 कंपोनेंट होगा, एक 10 cos 37 और एक इधर बोले तो 10 sin 37। उसी तरह से v का भी 2 कंपोनेंट होगा, एक भी cos 53 और एक इधर भी sin 53। तो ये जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस पॉइंट के बारे में सोचिए। अब इस पॉइंट के बारे में कोई बोल रहा है कि इधर जा रहा है v cos 53 से, और कोई बोल रहा है कि नहीं पॉइंट इधर जा रहा है 10 cos 37 से। अब एक ही पॉइंट के बारे में कोई बोल रहा है कि, मान लो एक आदमी के बारे में हम बोल रहे हैं कि एक आदमी इधर जा रहा है 10 से, कोई बोल रहा है कि नहीं एक आदमी इधर जा रहा है v से। इसका मतलब है कि v और 10 बराबर है। एक ही आदमी के सिचुएशन के बारे में 2 अलग अलग वैल्यू आप नहीं कर सकते एक ही पोजीशन से। तो कोई कह रहा है कि 10 से जा रहा है, कोई कह रहा है कि v से जा रहा है, मतलब v और 10 बराबर है। इसका मतलब पॉइंट इधर जा रहा है, कोई कह रहा है कि v cos 53 से, और कोई कह रहा है कि 10 cos 37 से। इसका मतलब v cos 53 और 10 cos 37 बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है, आगे पीछे है, तो या तो ये छूट जाएगा, या तो ये जो पाइप आ रहा है इस ब्लॉक में अंदर घुस जाएगा। इसका मतलब है कि v cos 53 डिग्री बराबर होगा 10 cos 37 डिग्री, cos 53 3/5 और cos 37 4/5। इस तरह से v का मान आएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक 40/3 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। तो इस तरह के सवाल में जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट को तोड़िए, और जिस डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है, दोनों वेलोसिटी बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ये रड इसमें अंदर घुस जाएगा, या तो ये कांटेक्ट छुटा हुआ है, तब अलग अलग चाल से चल रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इस ढंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल था आपका इंटेंशन ऑफ मोशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका थ्योरी लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का, फ्रिक्शन का। तब तक आप एक बार क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं एस सी वर्मा और एम करीम से। तो खत्म हुआ टॉपिक आपका इंटेंशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन।